नया चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। ठेका ले रखे हो? ये क्या है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग? कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रोड, डैम्स, ब्रिज बनते हैं ना, नहीं बनते। नॉर्मली जब हम किसी चीज के कंस्ट्रक्शन का ठेका या कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, जिसको तैयार होने में सब्सटेंशियल टाइम कंज्यूम होता है, तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये कहता है मान लीजिए आप ठेकेदार हैं और आपने कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको रोड नंबर 1 का ठेका मिला है, रोड नंबर 2 का ठेका मिला है, बिल्डिंग नंबर 1 का मिला है, बिल्डिंग नंबर 2 का मिला है, बिल्डिंग नंबर 3 का मिला है, डैम का मिला है, ब्रिज का मिला है। तो अगर ब्रिज का मिला है 1 2 3 4 इस तरह से आपको ठेके मिल रहे हैं और आप, जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टर हैं, यू आर जस्ट गोइंग टू स्पेंड थ्रू आउट द डे, आपको कमाई भी हो रही है, खर्च भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे कि हर एक ठेके का हमको सेपरेट सेपरेट प्रॉफिट या लॉस पता चले? हमको ये पता चले कि इस कॉन्ट्रैक्ट पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, इस पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, और आज की डेट में क्या पोजीशन और फ्यूचर में क्या पोजीशन हो सकती है। जानना चाहते हैं ना? इसके लिए हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सहारा लेते हैं। बहुत इजी है। हर एक सेपरेबल आइटम को, मान लो कोई खर्चा है, इस R1 का है, तो डायरेक्ट दे दो उसको, क्या दिक्कत है, उसी पर ही चार्ज करो। कोई एक्सपेंडिचर है जो B3 पर है, तो उसी पर ही चार्ज करो। वी हैव टू मेंटेन सेपरेट अकाउंट फॉर ईच एंड एवरी कॉन्ट्रैक्ट। हम क्लब नहीं कर सकते ना, रोड के लिए एक ही कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे ना बाबा, ना एक ना बनाना। हर एक रोड और हर एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा। पक्की बात है। ब्रिज है, ब्रिज 3 का कोई खर्चा है तो चार्ज कर लो डायरेक्ट उस पर। हाँ, कोई कॉमन कॉस्ट है, अगर, क्या बोला मैंने, मैनेजर एक्सपेंसेस, कोई जेसीबी मशीन है वो इन दोनों में यूज हो रही है, इन दो कॉन्ट्रैक्ट में यूज हो रही है, तो भैया प्रोपोर्शनेट चार्ज कर दो, रीजनेबल बेसिस पर एलोकेशन कर दो उस खर्चे का। ऐसा नहीं कह सकते कि कॉमन कॉस्ट है तो हम एलोकेट नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है, वो खर्चा, मैनेजर का खर्चा, कोई कॉमन मशीनरी का खर्चा आपको एलोकेट करना पड़ेगा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपको एलोकेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? रीजनेबल बेसिस पर। जैसे मान लो हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, तो हम क्या करेंगे? मान लेते हैं बिल्डिंग 3, कोई भी नाम हो सकता है, XYZ दे देना उसका नाम। इसका जो भी डायरेक्ट मटेरियल लगेगा, जो भी ओवरहेड्स लगेंगे, वो सब चार्ज कर लोगे। एलोकेटेड कॉस्ट जो रीजनेबल बेसिस पर आएगा वो लिख दोगे, बाय जिससे पैसा लेना है। ये किसके लिए किए हो? कॉन्ट्रैक्टी के लिए किए हो। किसके लिए किए हो? और जो प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा वो कॉस्टिंग PL में चला जाएगा। बात समझ में आई? बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है। अभी देखेंगे थोड़ा इसमें कौन कौन से और प्रॉब्लम आ सकती है।
Contract costing is the form of a specific order costing under which each contract is treated as cost unit. हर एक कॉन्ट्रैक्ट को अपनी कॉस्ट यूनिट बनाओ. हर एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा. हर एक कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है, उसका अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा. एंड कॉस्ट आर एक्यूमुलेटेड एंड एज सर्टेन सेपरेटली फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उसको कॉस्ट यूनिट मान लिया गया है. बेसिक फीचर, ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट. All costs are accumulated and as certain for each contract separately. हर एक कॉस्ट को हमें as certain करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, या एलोकेट करके उसको अलग अलग करना पड़ेगा. A separate contract is prepared for each contract. हाँ या ना? बाकी चीजें अभी हमने नहीं पढ़ी. नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूज कहां होता है? कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, बिल्डिंग, रोड, ब्रिजेस और अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, या इंजीनियरिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं बड़े बड़े, दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक कॉन्ट्रैक्टर और एक कॉन्ट्रैक्टी. हो गया यहां तक थ्योरी खत्म. बोले इंपॉर्टेंट चीज है. अब जो चीजें चलेंगी थोड़ा सा टेक्निकल होगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत टेक्निकल होगा, टेंशन ना लेना. जब हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट बनता है ना? नहीं बनता? बनता है. बिना एग्रीमेंट के तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं. और जब एग्रीमेंट बनता है तो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट जो कंप्लीशन होता है, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्टार्ट होता है और एंड होता है सेम प्रीवियस ईयर, सेम ईयर एंड सेम ईयर. उसी साल काम स्टार्ट हुआ और उसी साल एंड हो गया. हो सकता है नहीं? यानी काम हो सकता है 1 मई 2024 को स्टार्ट हुआ हो और 31 जनवरी, फरवरी, 30 जनवरी 25 को एंड हो गया हो. यानी सेम फाइनेंशियल ईयर में हमने किसी का कॉन्ट्रैक्ट का काम लिया और सेम फाइनेंशियल ईयर में एंड कर दिया. Such type of contract won't create any problem to anyone to finalize the accounts or to calculate the cost. हमारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट कभी प्रॉब्लम करते ही नहीं, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट इन द सेम ईयर एंड एंड्स इन द सेम फाइनेंशियल ईयर. इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हमको फाइंड आउट करने में प्रॉफिट या लॉस का कोई दिक्कत करते ही नहीं है. तो प्रॉब्लम कहां आती है? जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं. क्या होते हैं? और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में ये होते स्टार्ट 1 ईयर में है, यानी स्टार्ट एंड एंड ये डिफरेंट ईयर्स होते हैं. दोनों क्या होते हैं? अगर इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. और जब कॉन्ट्रैक्टी के साथ कॉन्ट्रैक्टर का एग्रीमेंट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर क्या कहेगा? भाई देखो, तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर मेरा लगेगा 20 लाख रुपए, दे दो. दे दो. देंगे नहीं देंगे? नहीं देंगे. हम लोग पेमेंट पार्ट पार्ट में करते हैं, आदत है. कहीं काम तो शुरू कर. ऐसे कैसे पैसा? अभी पहला दिन हुआ नहीं तुम पैसा आज ही ले लोगे? अरे सर 3 महीने में आपका काम खत्म हो जाएगा. अरे करो ना, उसके बाद पैसा लेना, धीरे धीरे लेना. अच्छा लो, 20 लाख चाहिए, 5 लाख ले जाओ, काम स्टार्ट करो. और जब काम आधा हो जाएगा तो हमसे 10 लाख और ले लेना, और बाकी पैसा हम काम खत्म होने के बाद देंगे. ऐसे ही तो बात होती है. एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एग्रीमेंट वी डिस्कस ऑल द थिंग्स कि कैसे पेमेंट आएगा, कैसे जाएगा. Again, the problem will arise in those situations where the contract start in different year and ends in the different year.
जब कॉन्ट्रैक्ट 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल में खत्म होता है एक ही कॉन्ट्रैक्ट है, 5-5 साल चलता है। मुझे ठेका मिल गया सिविल हॉस्पिटल बनाने का, 3 साल लगेंगे। मुझे ठेका मिल गया ब्रिज बनाने का, 7 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, बहुत बड़ी ब्रिज है। मुझे ठेका मिल गया किसी बिल्डिंग को बनाने का, 100 मंजिला, लग जाएंगे 5 साल। समझे मेरी बात? हम उन चीजों की बात कर रहे हैं जो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को कंज्यूम करते हैं और 1 साल में स्टार्ट होते हैं और 2 3 4 साल 5 साल 7 साल में खत्म होते हैं। वहां पर क्या बात होगी, किस तरह से बात होगी? हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप कॉन्ट्रैक्टी हैं, मैंने कहा काम दो, तो तुमने कहा ठीक है ये ले जाओ, तुम्हारे ऊपर काम देते हैं, ये पूरा काम तुमको 20 करोड़ में करना है। मैंने कहा ठीक है कर देंगे, पैसा लाओ। कैसे दोगे पैसा? पार्ट पार्ट में। जरा 2 मिनट खुद सोच करके देखो कि हम लोग को आज तक एक्रिवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? 2 मिनट खुद सोचना। या तो हम जब एंड हो जाए कॉन्ट्रैक्ट उस समय अकाउंट बनाएं और हम लिखें कि हमारा सेल हुआ है ये और हमारा खर्चा हुआ है ये हमारा प्रॉफिट है। यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वी शैल प्रिपेयर आवर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट and we can find out our profit or loss easily. But this is not justifiable. Accrual concept कहता है इस साल का खर्चा इस साल लिखो, अगले साल का खर्चा अगले साल लिखो। जो खर्चा जिस साल का है, जो इनकम जिस साल की है उसी साल ले जाओ, तभी आप एक्चुअल में हर एक साल का प्रॉफिट या लॉस पता कर पाएंगे। कहता है ना? तो एक बात बताओ, अगर 4 साल में काम खत्म हुआ है, चारों साल की सेल एक ही बार में दिखा दें, लेकिन कंप्लीशन मेथड तो यही कहता है कि एज एंड व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट गेट्स कंप्लीट ट्राई टू प्रिपेयर योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, आप प्रॉफिट या लॉस निकाल लो। बट दिस इज नॉट द करेक्ट व्यू। सही क्या है? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड। कौन सा? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड, जो कॉमन सेंस कहता है कि हम लोग को जो आज तक पढ़ाया गया है कि एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से रखते हैं, अगर मेरा काम 3 सालों में पूरा हुआ है, कितने सालों में मान लेते हैं? ईयर 1, ईयर 2 और ईयर 3। अगर मेरा पहले साल में काम केवल 20% हुआ है, 40% हुआ है, तो ये मान लेते हैं 30%, तो लास्ट ईयर में कितना परसेंट काम हुआ होगा? 50%। ऐसे हुआ होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट 10 करोड़ का है टोटल, तो मेरी सेल कितनी होगी तीनों साल की मिलाकर के? 10 करोड़। And if we complete our contract in first year only to the extent of 20%, means we should try to recognize our revenue to the extent of rupees 2 crore. Yes or no? हम यहाँ सेल कितने की दिखाएं? अभी हम ज्यादा टेक्निकल नहीं हो रहे, नॉर्मल बता रहे हैं। यहाँ पर सेल कितने की दिखाएं? 2। यहाँ सेल कितने की दिखाएं? 3। यहाँ सेल कितने की दिखाएं? 5। चाहे मिला हो पैसा या एक्रूवल सिस्टम तो यही कहता है, चाहे मिला हो या ना मिला हो। ये कहता है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड। खर्चा भी वैसे ही लिखना है। ऐसा थोड़ी है कि जो खर्चा, अरे भाई इस 20% को कंप्लीट करने में या इस ईयर में जो जितना जेन्युइन खर्चा है, ट्राई टू रिकॉर्ड ऑल दोस एक्सपेंडिचर, वेदर दोस एक्सपेंडिचर हैव इनकर्ड एक्चुअली और नॉट, पेबल है या आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, सब दिखाना पड़ेगा जैसे आप लोग मर्केंटाइल सिस्टम में दिखाते हैं। उसके बाद आप यहां पर कॉस्टिंग पीएल में प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो। सेम यही फंडा यहां, सेम यही फंडा यहां। समझ में आया? ये एक ही कॉन्ट्रैक्ट था। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कई सालों में खत्म होता है तो वहां पर हमको परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड यूज करना पड़ता है। प्रॉब्लम फिर आई। अब कौन सी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम फिर आई। सेल वर्ड तो यूज नहीं कर सकते ना, कॉन्ट्रैक्ट है, सेल कहां से हो? सेल तो गुड्स का होता है, प्रोडक्ट्स का होता है, आइटम्स का होता है। ये तो कंस्ट्रक्शन है।
जो सेल हमको यहां दिखानी है, दिस इज नॉट अ कंप्लीट प्रोडक्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट। वो बिल्डिंग का एक हिस्सा है, बिल्डिंग नहीं है। यहां पर भी जो हमको सेल दिखानी है वो बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग का एक हिस्सा है। यहां पर जो सेल दिखानी है वो बिल्डिंग कंप्लीट है। इसको हम लोग दिखाते हैं WIP, स्टिल द वर्क इन प्रोसेस। क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं? यहां आप बोल सकते हैं हाँ, हमें पैसा लेना है किससे? कॉन्ट्रैक्ट से। किससे लेना है? अब जाकर ड्यू हुआ, क्योंकि काम पूरा कंप्लीट हुआ। नाउ आई एम एलिजिबल टू गेट आर मनी फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, ये है आपका हिसाब। फिर प्रॉब्लम आई कि ये दो दिखाएंगे तो इसका बेस क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। हम इसके पास गए, मैंने कहा मेरा ये बिल्डिंग बना दो। चलो ये मेरे पास आया, ये कहता है सर ये बिल्डिंग बना दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, बन जाएगी। 20 करोड़ लगेगा। क्या बोला मैंने? और 5 साल लगेगा। करवाना है तो बताओ। दूसरा, ये मेरे पास आया, कहता है सर ये बिल्डिंग बना दो। मैंने कहा मैं बना देता हूं। कितना लगेगा? पता नहीं। सर आप ही कॉन्ट्रैक्टर है, आप ही को नहीं पता कितना? अरे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आज हम कैसे बता दें तुमको कितना लगेगा? कल क्या हो किसने देखा? मटेरियल का दाम बढ़ जाएगा, तुम दोगे पैसा? कम हो जाएगा तो ले लोगे वापस? डेली तो अप एंड डाउन होता है मटेरियल, सीमेंट, बॉल, बालू, गिट्टी, मिट्टी, ईटा, अप एंड डाउन होता रहता है। हम आज कैसे बता दे तुमको? तो तुमने कहा सर कर दीजिए। तुम्हारे दिमाग में कितना आया? ऑन एन एवरेज 20 करोड़। कितना आया? 2 साल बाद मैंने कहा दे देना 50 करोड़। दे दोगे हमको तुम भी तो श्योरिटी चाहोगे ना, दिमाग में एश्योरेंस चाहोगे ना, कितना लगेगा पैसा। तो तुम हमसे कहोगे सर ऐसा मत बोलिए, आप हमको अमाउंट बताइए, ऑन एन एवरेज बताइए कितना लगेगा। मैंने कहा मैं कैसे बता दूं? कैसे बता दूं? तुमने कहा हम जा रहे हैं। मैंने कहा मत जाओ, एक काम करते हैं, हम बता भी नहीं सकते कि 20 करोड़ लगेगा। एक काम करते हैं, तुमसे हम कहते हैं कि जितनी भी कॉस्ट लगेगी वो हमें दे देना, प्लस कुछ प्रॉफिट का हिस्सा दे देना, यानी 10%। जितनी कॉस्ट लगेगी वो, और 10% जोड़ देना उसमें। क्योंकि 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फ्यूचर वैल्यूज ऑफ द गुड्स और लेबर कॉस्ट जो भी लगेंगी, हमें नहीं पता चलेगा। तो जितना कॉस्ट लगेगा वो, और प्रॉफिट दे देना 10%। इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? तुम हाँ करोगे या ना करोगे अगर मैं ये बोलूं तो? हाँ करोगे ना करोगे? किस में जाना पसंद करेंगे, इसमें या इसमें? हम्म, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में जाओगे, यानी कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में तुम लोग जाना पसंद करोगे। और जानते हो मैं कितना शाना हूं? घर वालों को ले जाऊंगा घुमाने मूवी और कहूंगा ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर है, तुम्हारे ऊपर लगा है। ये पेट्रोल कार में भरवाया, घूमने गए थे सूरत और अहमदाबाद, ये पेट्रोल तुम्हारे ऊपर लगा है। मेहमान मेरे घर में आएंगे, उनको खिलाएंगे पिलाएंगे, हम कहेंगे ये खर्चा तुम्हारे ऊपर लगा है, और तुम देते जाओगे। अरे बोलो, देते जाओगे ना? अरे हाँ या ना? देना पड़ेगा। क्यों नहीं देना पड़ेगा? हाँ, है तो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट। कुछ गेस्ट आए थे, उनसे काम कराना था, इंजीनियर आया था भाई।
खर्चा नहीं दिखाएंगे? वो मेरा भाई है, वो घुमाने ले गया थे हम उसको। ये कौन डिसाइड करेगा? ये कौन डिसाइड करेगा कि जितना खर्चा मैं दिखा रहा हूं एक्चुअल दोज कॉस्ट हैव बीन इनकर्ड फॉर यू अगेंस्ट यू और विल बी चार्ज अगेंस्ट यू? मतलब हम सर्टिफिकेट देने के लिए बैठे हैं फिर? उसको कैसे भरोसा होगा जो पैसा मैं उससे ले रहा हूं वो ठीक है कि नहीं? मैं इसको एक पावर दे दूंगा, क्योंकि भरोसा नहीं कर पाएगा। तुमको कॉस्ट ऑडिट का एक भरोसा दे देंगे। एक काम करना, तुम अपने किसी सीए या सीएमए से कॉस्ट ऑडिट करवा लेना। वो तो बताएगा ना जेन्युइन है या नहीं। नहीं बताएगा? वो सारी ऑडिट करके बता देगा तुमको ये खर्चे जेन्युइन है या नहीं। हम क्या करेंगे, एक पेट्रोल एक्सपेंसेस ले लेंगे, तुम्हारे को भी चिपका देंगे, उसको भी चिपका देंगे, इसको भी चिपका देंगे, लो तुम्हारे ऊपर खर्च हुआ। लो अब तुम लोग ये तो नहीं देखने होगे तुमने उसका काम किया, उसमें भी यही खर्चा रखा है वो क्या, उससे पैसा लेने के बाद वो बिल निकाल कर तुम्हारे में डाल देंगे। एक ही खर्चा पेट्रोल, अपने रिश्तेदार को घुमाया पिक्चर हॉल, 1000 रुपए का खर्च 3 जगह से 3000 वसूल भी लिया, घर का खर्चा निकल गया तुम लोगों से। हवा भी नहीं लगेगी। हमको चट्टे की तरह काहे देख अरे हम कहानी बता रहे हैं, तुम लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हम कर दिए गुनाह, तुमसे ले लिए पैसे। बोलो, नहीं समझ में आई बात? तो कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट में हम एक कॉस्ट ऑडिट का आपको ऑप्शन दे देते हैं। आप सेटिस्फाई हो जाओ कॉस्ट को लेकर के, उसमें 10% जोड़ करके हमको दे देना। आप एश्योर्ड हो गए, आप खुश हो जाओगे, चलो हमको ये काम तो मिला। आप भी खुश कि हमको 10% ही प्रॉफिट देना है, ज्यादा हमसे लूटेगा नहीं बंदा। और मैं भी खुश कि चलो फ्यूचर में हम 10% तो कमाएंगे इसके काम पे, कम से कम इतना कमाने को तो मिलेगा। कॉस्ट प्लस पे अब जाओगे कि नहीं जाओगे? अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया हम दोनों के बीच में, दैट आई एम जस्ट गिविंग यू अ राइट टू गेट द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट फ्रॉम अ सीए और सीएमए, देन यू हैप्पी विद द कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। आपको भरोसा हो जाएगा कि हाँ काम सही हो रहा है, हमसे एक्स्ट्रा पैसा नहीं चार्ज किया जा रहा। दोनों सही हैं अपनी अपनी जगह। अगर मैंने 20 करोड़ बता दिया, पड़ता पड़ेगा तो तुम काम कराओगे, नहीं पड़ेगा तो नहीं काम कराओगे। और अगर कॉस्ट प्लस में जाएंगे, अगर तुमको कॉस्ट ऑडिट का डिटेल मिल जाए तो तुम काम कराओगे ही, बट ऑब्वियस है तुम भी खुश हो जाओगे। तुम पास आए और तुमने कहा सर जरा हमको इस बिल्डिंग का कॉस्ट बता दीजिए। मैंने कहा नहीं बता सकते। तुमने कहा कुछ तो बताइए। मैंने कहा इतना अप एंड डाउन हो रहा है मार्केट में, चाहे मटेरियल का दाम हो चाहे लेबर का दाम हो, नहीं बता सकते। तो इसने कहा कॉस्ट प्लस पर। मैंने कहा नहीं हमको नहीं पड़ता पड़ेगा, हम क्यों बताएं कि तुमसे 10% प्रॉफिट लेना चाहते हैं। वो मेरा प्रॉब्लम है, तुम क्यों जानोगे भाई, तुम 10% प्रॉफिट हमको दोगे तो कल दुनिया में घूम घूम कर बताओगे हम तो 10%। वैसे हम दुनिया में घूम घूम कर बताएंगे तुम्हारा काम करने से हमको नुकसान हुआ है कि नहीं। हम नहीं चाहते अपना प्रॉफिट डिस्क्लोज करना, हमको अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन तुम कहोगे सर कुछ तो बताइए अमाउंट। चलिए एक काम करते हैं, आपको दिक्कत हो रही है प्लस माइनस से, मार्केट फ्लक्चुएशन होगा मटेरियल और लेबर का दाम में, आपको दिक्कत। मैंने कहा हमको दिक्कत है, तो एक काम करते हैं, एक तीसरे तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। ये एस्केलेशन क्लॉज क्या है? एस्केलेशन क्लॉज ये कहता है कि भाई ठीक है 20 करोड़ डन हो गया आज की डेट में, डन। कितना डन हो गया? लेकिन बेटा अगर मार्केट में मटेरियल का दाम 10% से ऊपर बढ़ा, कितने से? मटेरियल का दाम अगर 10% से ऊपर बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हमारी 5% बढ़ जाएगी। बोल सकते? लेबर का दाम अगर 8% से ऊपर बढ़ा तो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू हमारी 2% से बढ़ जाएगी। बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते?
तो अगर इस तरह से हम एक स्टेटमेंट या क्लॉज जोड़ देते हैं अपने एग्रीमेंट में, तो इसको एग्रीमेंट को कहा जाएगा एस्केलेशन क्लॉज, कि मार्केट वैल्यूज या मार्केट रेट्स में मटेरियल और लेबर के दाम में अगर कुछ फ्लक्चुएशंस होता है, देन यस यू विल कंपनसेट इट टू मी। और कैसे करोगे? ये रेट्स हैं, ये चीजें हैं। सर दाम बढ़ा 10%, आप बढ़ा रहे हैं 5%, गड़बड़ लग रहा है ना? मतलब पूरा ये अगर हम तुमको दे रहे हैं तो क्या इसमें मटेरियल ही लगाया है, लेबर ओवरहेड नहीं लगे हैं क्या? तो इसीलिए 5% जोड़ा है। टोटल वैल्यू का 5%, टोटल वैल्यू का 2%। बात समझ में आ रही है? 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग कहते हैं एस्केलेशन क्लॉज। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वापस आते हैं कहानी पर। ईयर 1 में 20% काम कंप्लीट हुआ है और तुम मुझे पैसा देने के लिए तैयार हो। मैंने कहा जाओ देखो 20% काम पूरा हो गया फर्स्ट ईयर में। तुमने कहा था जैसे ही पहला साल का काम खत्म होगा 20% तुम हमसे पैसा ले लेना। तो मैं तुमसे कितना लूंगा? अब ये मेरी सेल हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? और तुम भरोसा करके हमको दे दोगे 4 करोड़। अरे भरोसा करोगे नहीं करोगे? नहीं, दिमाग लगाओगे। तुम कहोगे दिखाइए जरा 20% काम हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए साइट पर देखते हैं। साइट पर आए कहाँ कुछ काम हुआ है? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ। तुमको ना लेआउट दिखेगा, ना ड्राइंग दिखेगी, ना फाउंडेशन दिखेगा। वो तो जमीन के अंदर होता है। आप गड्ढे में कूद करके तो ईंटें गिनोगे नहीं। उसमें जो कंक्रीट का काम हुआ होगा फाउंडेशन जमीन के अंदर, वो तो दिखेगा नहीं तुमको। और मेजर पोर्शन वही ले लेता है। जमीन पर तो कुछ काम नहीं हुआ, जमीन के अंदर ही काम हुआ है। हमें कैसे पता कितना काम हुआ है? दांत दिखाकर चल दोगे और हम भी मुंह अपना चोखा करके कहीं बैठ जाएंगे। हाँ तो तुमको तो हमेशा लगेगा कि 20% काम नहीं हुआ और हमको लगेगा 25% काम हुआ है। तब लड़ाई कैसे सुलझेगी? अरे कैसे सुलझेगी? ना तुम एक्सपर्ट हो इसमें, ना मैं एक्सपर्ट हूं। एक तीसरा बंदा एक्सपर्ट है, उसका सर्टिफिकेट मैं तुम्हारे मुंह पर लाकर दिखा दूंगा। इंजीनियर वैल्यूअर। मैं जाऊंगा इंजीनियर के पास। इंजीनियर साहब हमको इसका, या वैल्यूअर के पास जाऊंगा, इसका वैल्यूएशन निकाल कर दे दीजिए, कितना परसेंटेज काम हुआ है। उन लोगों के पास कैलकुलेशन होता है, मैथमेटिक्स फार्मूला होता है, वो निकाल करके दे देगा कितना परसेंटेज काम हुआ है, कितनी ईंटें लगेंगी, कितना टन कंक्रीट लगेगा, सब मालूम होता है। तुरंत बता देगा कितना परसेंट। तुरंत मतलब टाइम लेगा अपना कैलकुलेशन के लिए, हमसे डिटेल मांगेगा, हम देंगे और बता देगा वो। और वो भी खलियर आदमी होता है, बिल्कुल खाली होता है। 31 मार्च को उसके पास हम रिपोर्ट लेने के लिए जाएंगे, 24 को वो तुरंत बैग उठाएगा, आ जाएगा साइट पर, विजिट करेगा और तुरंत अगले 1 घंटे के अंदर हमको उसका रिपोर्ट भी दे देगा, ऐसे जैसे ब्लड रिपोर्ट दे रहा है। हाँ, टाइम लेगा ना। प्रॉब्लम तो ये आती है कि जब 31 मार्च को रिपोर्ट चाहिए इसको, कॉन्ट्रैक्टी को, तुमको जो देखनी है, तो हम कब जाएंगे वैल्यूअर के पास? 31 मार्च को जाएंगे या उसके बाद जाएंगे? कब जाएंगे बता दो? 20 तारीख को जाएंगे। कब रिपोर्ट देगा वो? नहीं, कब देगा? डेट बताओ। नहीं नहीं, कब देगा? 28 को रिपोर्ट दे दिया। और तुम जब 20 को तुम उसको बुलाने गए थे, तुरंत आ गया होगा या टाइम लिया होगा? कितना? 2 दिन। 22 मार्च को आया होगा, देख करके गया होगा। और वो रिपोर्ट हमको कब की दे रहा है? किस दिन की दे रहा है? 20 मार्च की रिपोर्ट दे रहा है या 22 मार्च की रिपोर्ट दे रहा है? हाँ, 22 को तो आया था, तो 20 की रिपोर्ट कैसे दे देगा? वो 22 का सारा डेटा ले गया और 28 तारीख को उसने हमको रिपोर्ट दे दी। रिपोर्ट कब, किस डेट की मिली? 22 मार्च को। किस डेट की मिली? 22 मार्च की मिली 28 को, लेकिन रिपोर्ट किस डेट की थी? और जैसे ही वो रिपोर्ट लेकर गया, मैंने कहा लेबर का, चलो चलो उतरो उतरो उतरो, अपना काम खत्म करो, जाओ जाओ वापस जाओ, जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी काम नहीं होगा। अब 500 एम्प्लॉई है, सबको घर वापस भेज दे लेबर को, काम होता रहेगा। कब से? किस तारीख से? 22 के बाद भी काम होगा? कब तक? 31 तक चलता रहेगा। क्या इसका वैल्यूएशन ये 28 तारीख को देगा या नहीं देगा? हाँ, नहीं देगा।
उसको सपना आ रहा है क्या? वो हमें जो रिपोर्ट दे रहा है वो 22 तारीख की दे रहा है। इसको हम कहते हैं वर्क सर्टिफाइड। क्या कहते हैं? वो जो सर्टिफाई कर रहा है। और जो ये वर्क हुआ है उसके बाद, और वो इंजीनियर सर्टिफाई नहीं करेगा, बट आई नो वेरी वेल दैट व्हाट द कॉस्ट हैज बीन इनकर्ड। मुझे मालूम है कितना खर्चा हुआ है, मुझे मालूम है मेरी जेब से पैसा जा रहा है, तो मेरे लिए खर्चा है कि नहीं है? एक्रूवल सिस्टम के हिसाब से 31 मार्च तक का खर्चा मुझे नोट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मैं करूंगा। लेकिन जब वो सर्टिफिकेट मुझे देगा तो किस तारीख तक का देगा, और मैं काम कब तक करवा रहा हूं? तो क्या ये वर्क हुआ? सर्टिफाइड हुआ? इसको हम कहेंगे वर्क अनसर्टिफाइड। क्या बोलेंगे? मैं सामने वाले से यानी तुमसे कितना पैसा लेने को तुमको फोर्स कर सकता हूं, ये वाला या इसका भी? मैं तुमको मजबूर कर सकता हूं, आई कैन कंपेल यू टू मेक मी पेमेंट टू दिस एक्सटेंट। अगर काम 22% पूरा हुआ है और सर्टिफिकेट मिल गया है तो मैं आपसे 22% के बराबर का पैसा ले सकता हूं, जैसा कि एग्रीमेंट में लिखा हो। समझे मेरी बात? ये मेरी सेल हो गई। क्या हो गई? जो अब सर्टिफाइड है। नो वन कैन डिनाई दैट। एक एक्सपर्ट ने इसको सर्टिफाई कर दिया, इट मींस कि वो पूरे प्रोजेक्ट का इतना हिस्सा सेल हो गया। और इसको हम सेल नहीं लिखेंगे, WIP सर्टिफाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? और इसका परसेंटेज मैं तुमसे ले सकता हूं ना? इसको किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? सेल प्राइस पर या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। हम थोड़ा नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तुम लोग को समझाने के लिए, केवल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिस्से को। जैसे 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, 22% काम पूरा हो गया सर्टिफिकेट के हिसाब से, तो हम अपनी सेल कितनी मान लेंगे? 4 करोड़ 40 लाख। अरे बोलो। और जो काम हो रखा है लेकिन सर्टिफाइड नहीं है, सेल है या नहीं? सेल है कि नहीं? काम हो चुका है, सेल है कि नहीं? स्टॉक है ना, सेल कहां है? सामने वाला मानेगा ही नहीं। वो मेरा स्टॉक है। दिस इज जस्ट लाइक योर स्टॉक, द वर्क हैज बीन डन बट हैज नॉट बीन सर्टिफाइड, इट मींस दिस स्टॉक इज रेडी। हाँ या ना? ये स्टॉक बन गया लेकिन सेल नहीं हुआ है, सामने वाले ने हाँ नहीं की, तो सेल कैसे मान लें? ये क्या है? और स्टॉक ऑलवेज शोन एट कॉस्ट। स्टॉक को किस पर दिखाते हो? कॉस्ट पे दिखाते हो। तो वर्क अनसर्टिफाइड हमेशा कॉस्ट पे होता है और वर्क सर्टिफाइड हमेशा सेल प्राइस पर होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर होता है। रटने की जरूरत नहीं, कॉमन सेंस की बात है, रट लेते हैं बच्चे। किसको इतने पर दिखाना है? काहे के लिए भैया? ये कंसेप्ट है, इसके पीछे कहानी है, बिल्कुल प्लेन, जैसे हम लोग का नॉर्मल अकाउंटेंसी वैसे ही ये भी है। तो वर्क अनसर्टिफाइड किस वैल्यू पर दिखाया जाता है? कॉस्ट पे। और वर्क सर्टिफाइड किस पर दिखाया जाता है? सेल वैल्यू पर, यानी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे। दोनों में फर्क समझ में आया? तो अगर हम अब वर्क सर्टिफाइड वर्ड यूज करेंगे, इट मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द सेल वैल्यू। और वर्क अनसर्टिफाइड की बात करेंगे, दैट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्टॉक एंड मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट। बात समझ में आई? क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक बनता है कि नहीं बनता है? तो WIP अनसर्टिफाइड अगली बार ओपनिंग स्टॉक की जगह ले लेगा। जैसे ओपनिंग और क्लोजिंग लिखते हो ना, वैसे ही चलेगा काम। एक बात और बताऊं, थोड़ा और क्रिटिकल कर दे मैटर को। ये चीजें तो समझ में आ गई होंगी। मैंने कहा फर्स्ट ईयर में 20% काम पूरा हुआ, सेकेंड ईयर में 30% काम पूरा हुआ, और लास्ट ईयर में 100% काम पूरा 50% काम पूरा हुआ, यानी काम पूरा हो गया। अब एक बात बताओ, यहां पर सेल में 20 करोड़ का 20% चार दिखाऊं, मतलब सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड। यहां सेल 20 करोड़ का कितना दिखाऊं? क्या हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर 20% काम पूरा हो गया? क्या हम ये नहीं कह सकते यहां पर 50% काम पूरा हो गया? क्या हम ये नहीं कह सकते यहां पर 100% काम पूरा हो गया? तो यहां पर सेल 4 दिखा रहे हैं, तो क्या यहां पर सेल हम 10 नहीं दिखा सकते? 6 दिखाएं? क्या दिखाएं?
6 दिखाएं या 10 दिखाएं? जो अभी तक कहानी बताई है उसके हिसाब से तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। और यहां पर सेल कितनी दिखाएं? 20 दिखाएं या 10 दिखाएं? तुम्हारे हिसाब से 10? भाई तुम्हारे हिसाब से सेल आनी चाहिए एक्रूवल सिस्टम के हिसाब से 10। हाँ या ना? 6 और 4। मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि वी हैव टू यूज द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेथड। इस मेथड को यूज करेंगे और चूंकि एक साल में काम पूरा नहीं हो रहा, कई सालों में काम पूरा हो रहा है। अब दूसरी बात सुनना, अगर हम पिछले साल की क्लोजिंग को इस साल का ओपनिंग ले लें तो ऑटोमेटिकली 6 हो गया कि नहीं हो गया? पिछले साल की क्लोजिंग को अगर हम ओपनिंग मान लें तो वापस 10 पर पहुंच गए या नहीं पहुंच गए? बस ऐसे ही दिखाना है तुम लोग को। कैसे दिखाना है? इसको मत दिखाना। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब ये हुआ, हम टाइम ले रहे हैं, टेंशन नहीं ना है, आराम से समझो। जो यहां का, यहां लिखेंगे सेल की जगह क्या लिखेंगे? WIP। और इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। ये होता है सेल वैल्यू पर या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर? बोलो, इसकी वैल्यू किस पर निकलती है? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर। और इसकी वैल्यू बिल्डिंग पूरी नहीं बनी, 20% बनी है। अगले साल है तो एक ही प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट को तो तोड़ नहीं सकते ना, बिल्डिंग तो एक ही बन रही है। तो हम ये नहीं कर सकते 20% बिल्डिंग अलग करो, 40% अलग करो, ना 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 ना, बिल्डिंग एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है। वो 3 पार्ट में बन रहा है, 3 टुकड़ों में नहीं बन रहा। मेरी बात समझना, वो 3 सालों में बन रहा है, 3 टुकड़ों में नहीं बन रहा। बोल सकते कि वही एक प्रोडक्ट 3 साल में बन रहा है, हम टुकड़े टुकड़े में बना रहे हैं, टुकड़ों में नहीं बन रहा वो। तो हम क्या करेंगे अगले साल? ओपनिंग WIP लिखेंगे? नहीं लिखेंगे? वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। ये 20% वाला था, इस साल कितना काम हो गया? 50%। बोलो बोलो। तो अपने आप आ गया ना 30%। 50 में से 20 गया, कितना बचा? अपने आप आ गया 30 की वैल्यू। तो यहाँ पूरे 50% को दिखा देना। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और कॉस्ट 50, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पर ये 20 और 20, जो भी हो, जितना भी हो गया। अब अगले साल 100 पर दिखा देना। ओपनिंग और क्लोजिंग चलती रहेगी, लेकिन तीसरे साल WIP मत दिखाना ना, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, क्योंकि प्रोडक्ट बन करके तैयार है। अब वर्क इन प्रोग्रेस कहां है? अब तो वर्क कंप्लीट हो गया। जब ये 100% हो जाएगा तो WIP थोड़ी लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ही लिखेंगे। अब अनसर्टिफाइड नहीं रहेगा ना, अब क्या रहेगा? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पूरा का पूरा 100% सर्टिफाइड है। बोलो। और ये 50% का यहां पर है। ये 3 साल में ऐसे ऐसे दिखाओगे। अब समझ में आ रही है बात? दिस इज द वे। समझ में आया? सारी चीजें मैंने थ्योरी पूरी पढ़ा दी है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, एस्केलेशन क्लॉज सब पढ़ा दिया, कैसे दिखाते हैं ये सब बता दिया, अनसर्टिफाइड कैसे आता है ये सब कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, सारी चीजें हो गई। हम लोग के सामने क्या आ गया मालूम है? न्यूमेरिकल्स।
2 मिनट दे दो। क्वेश्चन नंबर 1, आज तक मेरा टोटल खर्चा हुआ है 22,50,000 और हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। हो, सारी लड़ाई जानते हो किस चीज की है? जब हम 20% काम पूरा कर लिए हैं तो हम उसको 20% को सेल मान लिए, तो उस 20% तक पर कितना मैंने प्रॉफिट कमाया जरा वो बताओ। और जो प्रॉफिट निकलेगा वो एक्चुअल होगा कि नहीं? ना, क्योंकि काम पूरा नहीं हुआ, एक्चुअल नहीं हो सकता। दैट विल ऑलवेज बी नोन एज एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एक्चुअल कैसे हो सकता है वो? क्योंकि काम अभी होना बाकी, हो सकता है फ्यूचर में खर्चा बढ़ जाए, हो सकता है फ्यूचर में खर्चा घट जाए। नहीं, 90% वर्क कंप्लीट हो गया है। अब 22,50 हमारा खर्चा हो चुका है 90% पर। 10% पर मुझे लगता है 2.5 लाख रुपए और लगेगा, तो टोटल कितना लग जाएगा? 25 लाख। 22,50,000 has already been incurred on the working of 90%. Now further 10% will be done. For further 10%, we have estimated that the total cost would be rupees 2,50,000. मान लेते, हमने एस्टिमेट किया तो हमें पता चला द टोटल कॉस्ट वुड कम आउट टू रुपीज 25 लाख। हमारे हाथ में टोटल खर्चा कितने का आएगा अगर काम पूरा हो गया तो? 25 लाख। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है कितने का? 32,50,000। तो इसका मतलब हम कमा कितना सकते हैं? 7,50,000। दिस इज योर एस्टिमेटेड प्रॉफिट। यानी हम कमा सकते हैं 7,50,000। 100 की एक बात, आगे की चीज को देखने की, सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को देखने की क्या जरूरत है? इफ यू जस्ट वांट टू कैलकुलेट द एस्टिमेटेड प्रॉफिट, धीरे धीरे समझ में आएगा भाई एस्टिमेटेड प्राइस। क्यों हम कभी कभी नोशनल प्रॉफिट का नाम लेंगे और कभी कभी हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट का नाम लेंगे, बताएंगे, चिंता ना करना। ठीक है ना? ये कहानी समझ में आई? अभी तक 90% काम पूरा हुआ, 22,50,000 लगा, 10% काम और होगा और 2,50,000 और खर्च होगा, मुझे ऐसा लगता है। In totality, the expenditure would be rupees 25 lakh and the total revenue come out to rupees 32 lakh. It means 32,50,000. इसका मतलब 7,50,000 हमारा प्रॉफिट हो सकता है। बोलो। एक और चीज लास्ट, आपने हमसे कहा सर कितना काम हुआ? मैंने कहा 20% काम हो गया। आपको कैसे मालूम 20% काम हुआ? ये लो सर्टिफिकेट है। मैंने क्या बोला? ये लो सर्टिफिकेट है, लाओ पैसा मेरा 20%। ये तो मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, तुम तो इसी को ध्यान में दोगे। हमें दे दोगे कि नहीं पैसा? दोगे या नहीं पैसा? दोगे कि नहीं? अरे नहीं दोगे तो हम काहे के लिए काम करेंगे? जाओ, दोगे या नहीं? कितना? 20 करोड़ का 20% काम पूरा हो गया, कितना दोगे? अरे बोलो ना, 20 करोड़ का 20% काम पूरा हो गया, कितना दोगे? 4 करोड़ मुझे तुम दे दोगे और मुझे अगर लगता है तुम्हारे काम करने में 2 साल और लगेंगे और फ्यूचर का पता नहीं प्रॉफिट होगा या लॉस, तो भैया मुझे मेरा पैसा मिल गया, टाटा और बाय बाय। अब तुम्हारा काम हम 7 साल तक खींचेंगे। सारा पैसा दे दिए ना हमको? होशियारी की है क्या? होशियारी की है क्या? नहीं, तुम हमको 4 करोड़ की बजाय केवल 3.5 करोड़ दोगे, 50 लाख अपने पास रोक लोगे। इसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन मनी। क्या? सेल है 4 करोड़ की, लेकिन मुझे रिसीट कितना होगा? केवल 3.5 करोड़। इसका मतलब अभी भी मुझे तुमसे लेना है 50 लाख, बैलेंस रहेगा। और ऐसा नहीं है तुम्हारी मर्जी के ऊपर है तुम 3.5 दोगे, ना 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 ना, दैट मस्ट बी रिटन इन द एग्रीमेंट इन क्लियर कट स्टेटमेंट कि जितना भी हमारा वर्क सर्टिफाइड होगा उसका 60%, उसका 70%, उसका 80% आप पेमेंट करेंगे, 100% नहीं करेंगे आप।
अगर 100% कर दोगे तो हम तुम्हारा काम लटका देंगे, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो हम अपना फायदा देखेंगे, तुम अंधेरे में रहोगे। पूरा दोगे क्या पैसा? कुछ कम दोगे, जो नहीं दोगे उसको हम लोग कहते हैं रिटेंशन मनी, ठीक है ना। तो ये लिखा रहता है कि भैया जितना काम पूरा हुआ है उसका 80% ही दोगे, 90% ही दोगे, 70% ही दोगे। तो 20% काम हुआ 4 करोड़ का, हमें कितना मिलेगा? मान लो 80%, तो 3 करोड़ 20 लाख, ठीक है ना। अगले साल काम हो गया 50%, तो हमें तुमसे टोटल लेना है 10 करोड़, 20 करोड़ का 50% 10 करोड़, और एग्रीमेंट में लिखा है 80% ही दोगे, तो तुम हमें टोटल 8 करोड़ ही दोगे उस समय तक, पिछला वाला माइनस करके टोटल 8 करोड़ दे दोगे। समझे मेरी बात? 8 करोड़ में जितना पिछली बार दे दिए, माइनस करके बाकी दे दो। और जब काम 100% हो गया, अब काय का रोक रहे हो रे? अब तो पैसा दे दो, अब पूरा दे देना। समझ में आ रही है बात? नहीं? तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थ्योरी कंप्लीट हो गई, कहानी पूरी खत्म हो गई, कोई भी हिस्सा नहीं बचा थ्योरी में। अब हम लोग को केवल न्यूमेरिकल करना है। सोचो कितना जल्दी खत्म हो गया। 2 सेशन और चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग खत्म। टाटा बोले।